प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम उद्बोधन में ये कहा कि आज समय आ गया है कि हम लोकल यानी स्थानीय को खरीदें, न केवल खरीदें बल्कि उसके लिए आग्रही हों, उसके लिए प्रयास करें कि और उस पर एक स्वाभिमान रखें। यानी उन्होंने कहा कि वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल। तो एक देश में एक विचार उसके साथ ही साथ उपज रहा है, आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर में न केवल आम आदमी का बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का जो देश में ओपिनियन मेकर हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों का भी आग्रह आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। कि सब लोगों ने लद्दाख के एक महत्वपूर्ण हस्ती सोनम वांगचुक का संदेश भी देखा, को भी सुना। ये आत्मनिर्भरता का जो अभियान है उसी के को आगे बढ़ाने का काम स्वदेशी जागरण मंच भी कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने एक स्वदेशी स्वावलंबन अभियान पिछले 20 अप्रैल से शुरू किया है और इस 25 अप्रैल से एक अन्य अभियान उसके साथ ही साथ जुड़ा है, वो है स्वदेशी का के लिए आग्रह करता हुआ डिजिटल हस्ताक्षर का अभियान। बड़ी संख्या में लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ आत्मनिर्भरता की लहर देश में चल गई है। बात आ रही है कि जो जो चीजें हम अभी तक चीन से आयात करते थे, हमें वो सब खुद बनानी है। अभी हमने देखा कि देश को फेस मास्क की जरूरत थी, पीपी किट्स की जरूरत थी, हमें टेस्टिंग किट्स की जरूरत थी, हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत थी। ये सारी चीजें हम अभी तक चीन से आयात करते थे, लेकिन समय बदल गया है। आज हम इस देश में 60,000 वेंटिलेटर्स बनाने जा रहे हैं। मास्क हो या पीपी किट्स हो, आज अपना देश आत्मनिर्भर हो गया है। टेस्टिंग किट्स बहुत बड़ी संख्या में हम लोग बना रहे हैं। यानी ये जो भ्रम था वो भी टूट रहा है कि हम विदेशों पर अत्यधिक रूप से निर्भर हैं और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को, आत्मनिर्भरता की जरूरतों को तो झुठला नहीं पा रहा है, लेकिन ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जैसे एक डे ड्रीमिंग जैसा है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, संभव नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं क्या वो सही है क्या। हम जानते हैं कि 1991 के बाद से जो नीति हमारे नीति निर्माताओं ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की आई, उसमें हमने अपने देश के उद्योगों को जो संरक्षण मिलता था बिल्कुल समाप्त कर दिया। अपने लघु उद्योगों के लिए जो वस्तुएं रिजर्व की हुई थी उसको भी हटा दिया और ये कहा कि इस देश का विकास हो सकता है तो आयात खोलने से हो सकता है, उसके माध्यम से ही हम निर्यात भी बढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से ही हम अपने देश में बेहतर चीजों का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश में एफिशिएंसी, क्षमता का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा सब कहा गया। लेकिन हमने देखा कि उस नीति के परिणाम के नाते हमारा देश दूसरे देशों पर लगातार निर्भर होता चला गया। और आप कल्पना कीजिए कि 1991 में हमने ये नीति अपनाई और 2012-13 तक आते आते हमारा जो व्यापार घाटा था 190 अरब डॉलर तक पहुंचा। 190 अरब डॉलर। आप कल्पना कीजिए कि 1 अरब डॉलर आज की रेट में 7600 करोड़ रुपया है। तो अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में इतना सामान एक्स्ट्रा दूसरे मुल्कों से आयात करते हैं, हमारे देश के रोजगार का क्या होगा, हमारे देश के
उत्पादन का क्या होगा, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा, हमारे देश के लोगों के कुशलक्षेम का क्या होगा, इसका विचार नहीं किया गया। और ये समस्या खासतौर पर 2001 के बाद आई, जब चीन WTO का मेंबर बन गया और चीन ने भारत समेत सभी मुल्कों में अपना माल डंप करना शुरू किया सस्ते दामों पर, जिसके कारण वहां के सब देशों के उद्योग धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे। आज 130 मुल्कों के साथ चीन का व्यापार सरप्लस था और ऐसे सब के चलते हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल हुआ हम जानते हैं। हम हर चीज में, चाहे वो API हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवा उद्योग का कच्चा माल है, हम 90% हम खुद बनाया करते थे, आज 90% के लिए हम विदेशों पर निर्भर करने लगे हैं, चीन पर निर्भर करने लगे हैं। के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन, टेलीकॉम का उत्पादन, कंप्यूटर्स का उत्पादन तो हम शुरू ही नहीं कर पाए। कल्पना कीजिए कि हमारा देश सॉफ्टवेयर में सबसे अग्रणी है, हम $60 बिलियन के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस पर आधारित जो उत्पादन है वो हमारे देश में होता ही नहीं। उसके लिए हम चीन पर निर्भर करते हैं, उसके लिए हम अमेरिका पर निर्भर करते हैं, दूसरे मुल्कों पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें तो हम माहिर थे, उसको भी चीन ने डंप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे वो सब केमिकल उद्योग धीरे धीरे करके या तो समाप्त हो गए या क्षमता से कम अपना उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्टील उद्योग, जो हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग था, चीन ने अपना सस्ता माल डंप करके चीन स्टील उद्योग का भी बुरा हाल किया और हम क्षमता से कहीं कम उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। ऐसे में जो चीनी वायरस आया के कारण पूरा देश लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण हमें समझ में आया कि अगर हम इस देश में अपना भोजन कर पा रहे हैं तो इसलिए कि हम कृषि में आत्मनिर्भर हैं। अगर हम अपने देश में लोगों की टेस्टिंग भी कर पा रहे हैं तो इसलिए कि हम अपने टेस्टिंग किट्स अब खुद बनाना शुरू हो गए। हमारे डॉक्टर अगर सुरक्षित रह पा रहे हैं तो वो अपने देश में बनी हुई PPE किट्स के कारण रह पा रहे हैं। और अगर हम अपने देश में जो वेंटिलेटर्स की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं वो भी अपने देश के लोग ही कर पा रहे हैं। ऐसे में समझ में आया कि आत्मनिर्भरता न केवल जरूरी है, संभव भी है। तो प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद पूरे देश में इस विषय पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या हमें हमारे लिए जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है ये प्राप्त है भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ये बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया भर में चीन के प्रति गुस्सा व्याप्त है, दुनिया भर के लोग इस समय चीन का बहिष्कार करना चाहते हैं, चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहते हैं और अपने देश में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। चाहे अपने देश में उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन चीन से सामान नहीं खरीदना है, दूसरे मुल्कों से खरीद सकते हैं। ऐसा भी भाव उन देशों में निर्माण हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के देश हों और यहाँ तक कि अफ्रीका के देश, जहाँ पर चीन काफी हद तक आगे बढ़ गया था, वहां पर उनके राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रहा था, उनके आर्थिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप कर रहा था, उनकी आर्थिक नीतियों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। अब वो देश भी चीन को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरे मुल्क जो चीन के साथ मित्र देश थे, आज उस मित्रता से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां जो चीन में स्थापित थी अब उससे बाहर आ रही हैं, चीन से अपने को रिलोकेट करके कहीं भारत में या किसी दूसरे मुल्कों में जाना चाहती हैं। भारत भी इसके लिए प्रयासरत है, भारत की सरकार ने कई प्रकार की उसके लिए नीतियां भी बनाई हैं। हमारा ये कहना है कि यदि ये इस शर्त के साथ लाए जाए कि यहाँ पर अपने देश के लोगों हमारे देश के बाजार पर नजर नहीं रखेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे देश के बने हुए कल पुर्जे, कच्चा माल, बाकी साजो सामान खरीदेंगे, यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करेंगे और यहाँ से
कोई भी रॉयल्टी नहीं लेकर के जाएंगे। इन शर्तों के साथ इन कंपनियों को लाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि अपने देश में भी उत्पादन के साधन हैं, हम अपने देश में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने कहा कि एक जमाना था कि हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो हमारी दवा उद्योग है, जिस दवा उद्योग के माध्यम से हम लगभग 200 मुल्कों को आवश्यक दवाएं सप्लाई करते हैं, वो एपीआई हम खुद बनाया करते थे। लेकिन चीन ने डंपिंग करके एपीआई इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। हम आज एपीआई इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। सरकार 3,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज लेकर के आई है। इसके माध्यम से एपीआई इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कार्य किया जाएगा। लोगों को उसकी सहायता दी जाएगी जो एपीआई अब इस देश में निर्माण करना चाहते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के लिए 42,000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार लेके आई है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड होगा। यानी आप उत्पादन बढ़ाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का, और सरकार आपको मदद देगी। इस प्रकार से यही नहीं, इससे पिछले कुछ समय से लगातार सरकार पहले से भी प्रयास कर रही है कि देश की जो निर्भरता है चीन पर कम हो। आप सबको याद होगा कि 2016-17 से लेकर स्वदेशी जागरण मंच लगातार एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी देशवासियों से ये आग्रह किया जा रहा है कि वो चीन के सामान का बहिष्कार करें। उस आग्रह का बहुत असर भी हुआ। लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार किया भी। ये जानते हैं कि अभी पूरे देश भर में हर व्यक्ति के द्वारा अभी यह बहिष्कार पूरी तरह से हुआ नहीं था, तो भी उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि 2017-18 में जहां हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, धीरे धीरे करके वो एक ही साल में 2018-19 में 53 बिलियन डॉलर पर आ गया। 53 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का एक ही साल में अंतर आ गया। जो व्यापार घाटा हर साल 10 बिलियन डॉलर बढ़ रहा था, वो एक ही साल में 10 बिलियन डॉलर कम हो गया। लेकिन ये एक साल की बात नहीं है। उससे अगले साल क्या हुआ? 2019-20 में यह व्यापार घाटा कम होकर के अब 48 अरब डॉलर आ गया है। जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 48 अरब डॉलर आ गया है। यानी लगातार जो स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा और देश प्रेमियों के द्वारा जो चीन के माल के बहिष्कार की बात हुई, उसके साथ ही साथ केवल यही नहीं हुआ कि स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों से कहा, सरकार से भी आग्रह किया, और सरकार ने 100 से ज्यादा चीनी आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। 140 कुल लगाई, लेकिन उसमें से 100 से ज्यादा जो थे वो चीनी उत्पाद थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। इसके साथ ही साथ 4 बार टैरिफ बढ़ाए गए। पहली बार फरवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम्स पर, फिर जुलाई में 2018 में टेक्सटाइल्स पर, फिर अगस्त में फिर दोबारा से और टेक्सटाइल आइटम्स पर हमने टैरिफ बढ़ाए, और उसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर हमने नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर टैरिफ बढ़ाए। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज और टैरिफ लगाने का असर हुआ, और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की जो आइटम्स थी उन पर स्टैंडर्ड्स भी इन्वोक किए गए। स्टैंडर्ड्स इन्वोक करने के कारण जो घटिया सामान था चीन से आना वो बंद हो गया। प्लास्टिक का सामान चीन से आयात करना बिल्कुल बंद कर दिया। पटाखे आयात होना बिल्कुल बंद हो गए। और इसके साथ ही साथ और भी कई प्रकार के उत्पाद थे जिनका जो है आयात बहुत कम हो गया। इसका असर ये हुआ कि हमने देखा कि मात्र एक साल में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनका आयात 18% कम हो गया। इनऑर्गेनिक केमिकल्स का आयात 38% कम हो गया। स्टील का आयात 18% कम हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम्स का आयात जो है वो लगभग 17% कम हो गया। यह कोई
स्वदेशी जागरण मंच के नहीं, ये देश के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके आंकड़े हैं। और उसके अनुसार अब आप ये देखिए कि लगातार हमारा देश चीन पर निर्भरता कम करता जा रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वे लोग जो ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तो मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जब देश के लोगों ने अभी आंशिक बहिष्कार ही किया था, उसका ये असर ये हुआ है कि से हमारा जो व्यापार घाटा है वो पिछले 2 सालों में 15 अरब डॉलर कम हो गया है। और आज जो आंकड़े आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, अभी किसी टीवी चैनल ने एक सर्वे किया है और उसमें 84% लोगों ने ये कहा है कि चीन एक खराब देश है। जब कोई देश खराब देश है, स्वाभाविक तौर पर आम जन वहां की वस्तुओं को, खराब देश क्यों है? क्योंकि वो हमारी सीमाओं पर आक्रमण करता है। खराब देश क्यों है? क्योंकि वो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का समर्थन करता है। खराब देश क्यों है? कि वो उसने पूरी दुनिया को इस चीनी वायरस के जंजाल में फंसा दिया है। खराब देश क्यों है? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इनह्यूमन तरीके से, गैर मानवीय तरीकों से अपने कब्जे में करके पूरी दुनिया की मानवता को समाप्त करना चाहता है। खराब देश क्यों है? क्योंकि उसने हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया है। खराब देश क्यों है? क्योंकि वो हमारे देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ऐसे खराब देश को देश की जनता ने सबक सिखाने का ठान लिया है। और मैं सभी जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जो ये कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में 15 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कम वैसे ही नहीं हो जाता है। अपने देश में सामर्थ्य है, हम केमिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, स्टील में, अन्य प्रकार के उत्पादों जैसे ऑटोमोबाइल में हम बहुत सी क्षमता रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ और क्षमता निर्माण करने का भी सामर्थ्य अपने देश में है और वो लगातार बढ़ रहा है। इस चीनी वायरस ने हमें एक सबक दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनेंगे। और मैं उन सब आलोचकों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने विषय पर वो पुनः विचार करें और इस देश में आत्मनिर्भरता के इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सब लोग जुटे, सबका सहयोग प्राप्त हो, ताकि यह देश वापस परम वैभव तक पहुंचे, वापस आत्मनिर्भर हो, और ताकि हमें किसी देश के का मुंह न ताकना पड़े अपनी जरूरतों के लिए, और अपना देश में जो व्यापार का जो घाटा है समाप्त हो, अपने देश में लोगों को रोजगार मिले। इन सब कामनाओं के साथ मैं आज अपना विषय यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।